चलिए, स्वागत है बच्चे आज आप लोगों का प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पर। और ये प्लेटफॉर्म का चैनल है और उस पर मैं आपका गुरु साइंस टीचर शशांक शेखर आप लोगों के साथ 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि ये 50 वैकल्पिक प्रश्न है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है। इसमें आप ये कंप्लीट क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म के ऐप से, और सारी जानकारी प्लेटफॉर्म की आपको यहां से अवेलेबल मिलेगा बेटा। तो फिर से आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा है। मां सरस्वती आपको असीम क्षमता दे और आप के ज्ञान का वर्धन करे, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। बच्चे, दो बातें मैं और बताना चाह रहा हूं आपको कि देखिए, मेहनत तो हर बच्चे को करना पड़ता है, लेकिन मेहनत सही दिशा में हो और आप फैक्चुअल पढ़ाई करें, एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस्ड हो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है कि ब्रोमीन के सभी पी ऑर्बिटल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ब्रोमीन के आपको पी ऑर्बिटल में, तो ब्रोमीन आपको पता है बच्चे, इसकी परमाणु संख्या, ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है। और जब हम बात करेंगे ब्रोमीन का, तो यह लाल भूरा द्रव है। कौन सा द्रव है? तो लाल भूरा द्रव होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, यह लाल भूरा द्रव होता है, एकदम ध्यान रखना है आपको। और यह मुख्य रूप से यह हेलोजन है। क्या है ये? हेलोजन है बच्चे। तो ब्रोमीन देख लीजिए, 1s 2s, ठीक है, 2p 3s 3p, और ये आ जाएगी देखिए 4s, और फिर क्या आ जाएगा? तो 3D वगैरह आना शुरू हो जाएगा बच्चे। तो यहां देख लीजिए 1s, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना होगा बेटा? तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। s में कितना? 2, p में कितना? 6, s में कितना? 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ठीक है, 4s के बाद 3D आएगा, तो यहां 10 ले लीजिए, ठीक है, और अंत में क्या आएगा? तो आपको 4p आएगा। तो 4p यहां पर क्या बचेगा? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 20 10 30 और 5 35 हो गया। तो ये ध्यान में रखना है। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए ऑफबॉ के अनुसार, ऑफबॉ ने, ठीक है, ऑफबॉ का प्रिंसिपल दिया था किसने? तो दिया था पॉली ने। ऑफबॉ प्रिंसिपल के आधार पर मैंने ये आपको बार बार बताया है कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 1s के बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, देन आफ्टर आपको 3p में, और फिर जाकर के 4s में, तब जाके 3d में, देन आफ्टर आपको 4p में। तो इस तरह से ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि p ऑर्बिटल में कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करें। p ऑर्बिटल में, तो बेटा यहां देखिए 6 है, 6 है, यहां देखिए 6 है, 12 हो गया, और यहां देखिए, ठीक है, क्या हो गया? 5 हो गया। तो 6 प्लस 6, p इलेक्ट्रॉन से निकालना है आपको, p इलेक्ट्रॉन से निकालना है। तो 6 प्लस 6 प्लस क्या? 5। तो बच्चे 6 6 12 5 कितना? 17 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? सी है आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो एकदम इजी गोइंग में है। क्या कह रहा हूं मैं कि देखिए ब्रोमीन का सबसे पहले परमाणु संख्या निकाल लिए, उसके बाद हमने क्या किया कि यहां पर ब्रोमीन के बारे में मैंने कुछ बातें भी आपको बताई कि देखिए ब्रोमीन क्या होता है। तो यह लाल भूरा द्रव है, यह आपको हेलोजन है, प्रमुख हेलोजन है, और एकमात्र द्रव अधातु कौन होता है? ब्रोमीन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि देखिए ऑब्बो प्रिंसिपल के आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में जाता है, 1s में, 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में और 4p में। ये ऑब्बो का प्रिंसिपल कह रहा है। और इसके आधार पर मैंने आपको बताया कि देखिए s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन,
और ठीक है उसके आधार पर मैंने पुट कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छी बात है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। देखिए किस तरह से मैंने बनाया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं सीधे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, तो बच्चे एकदम याद रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संक्रमण धातु, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, संक्रमण धातुओं के रंगीन होने का कारण क्या है। तो सबसे पहले संक्रमण धातु के रंगीन, बच्चे संक्रमण धातु का कंसेप्ट क्या कहता है वो देख लीजिए। संक्रमण धातु बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा संक्रमण धातु के बारे में कि संक्रमण धातु है क्या। तो संक्रमण धातु डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में जो तत्व होंगे डी ऑर्बिटल के धातु, याद रखिएगा डी ऑर्बिटल के धातु संक्रमण धातु होते हैं। और इसमें क्या होगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। डी ऑर्बिटल में क्या होगा बच्चे, तो अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। और बाइटल में कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑर्बिटल में आपको डी ऑर्बिटल में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। डी ऑर्बिटल में कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये कहां से कहां तक होता है, तो ये जो है आपको ठीक है आपके तीसरे वर्ग से लेकर के थर्ड, ठीक है थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप के जो तत्व होते हैं वो आपको क्या कहलाएंगे, तो आपको संक्रमण धातु कहलाएगा, ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजिशन मेटल्स में होता क्या है कि डी ऑर्बिटल आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसके कारण संक्रमण धातु रंगीन होते हैं। बच्चे संक्रमण धातु क्या होगा, रंगीन होगा। ध्यान में रखिएगा डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन यहां दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए डी ऑर्बिटल्स जो होता है ठीक है उसके धातुओं को हम संक्रमण धातु कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कि देखिए डी ऑर्बिटल्स जो है बेटा ठीक है उसमें जो धातु होते हैं उसका आपको जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाते हैं। सिंपल एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। ये देखिए ये कॉपर है बेटा, क्या है, कॉपर है। तो कॉपर है, आपको पता है कॉपर में क्या होता है, तो कॉपर में क्या होता है, तो कॉपर की परमाणु संख्या 29 है। फेरस की परमाणु संख्या देखिए कितनी है, 26 है बेटा। और देखिए मैंने बार बार आपको बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो आपको पता है 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p और अंत में 4s, अंत में क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा बेटा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तो 2 ठीक है 2 ठीक है 4 हो गया, 6 10 2 12 6 18 ठीक है 18। और यहां देखिए आपको क्या करना है बेटा, तो यहां s में कितना होगा, 2 हो गया, और d में कितना होगा, तो d में बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया बच्चे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 ठीक है 18 2 20 और यहां 6 हो गया, 26 इलेक्ट्रॉन। अब हम डी ऑर्बिटल का देखते हैं। डी ऑर्बिटल में आपको मैंने क्या क्या बताया है कि देखिए 5 डब्बे बनाते हैं। कितने डब्बे बनाते हैं, 5 डब्बे। तो पहला इलेक्ट्रॉन 1 गया इसमें, 2 गया इसमें, 3 गया इसमें, 4 गया, 5 गया और ये 6 हो गया। अब देखिए कितना आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी फेरस के ठीक है आपको क्या होंगे, फेरस के आयन होंगे वो सभी रंगीन होंगे। ठीक है फेरस के आयन होंगे वो क्या होंगे, रंगीन होंगे बेटे। तो ये ध्यान में रखनी है आपको कि आपका जो संक्रमण धातु होता है उसमें चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से यह रंगीन होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा जैसा मैंने किया आपको, तो रंगीन होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए क्या युग्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं बेटा। ये देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन, तीसरा नंबर पर आते हैं। ये देखिए कह रहा बहुतायत से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बहुतायत से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो बच्चे आपको पता है कि आपके पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु होता है, देखिए धातु तत्व जो होता है, ध्यान में रखिएगा धातु तत्व जो होगा वो कौन होगा। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु तत्व होता है हमारे पृथ्वी पर वो ऑक्सीजन होता है, O। उसके बाद क्या होता है, C। उसके बाद क्या होगा, अल। उसके बाद क्या होगा, फे। उसके बाद क्या होगा, के। फे का नक, मग होता है, नक मग होता
है, याद रखना है आपको। तो सबसे अधिक मात्रा में आपके पृथ्वी में 46.6% की मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, एकदम याद रखिएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। जबकि सिलिकॉन आपको पता है 27.7% की मात्रा में यह पाया जाता है। एल्युमिनियम 8.1% की मात्रा में पाया जाता है, जबकि फेरस जो है लगभग 5% की मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन, तो प्रथम धातु जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु वह एल्युमिनियम है, एकदम लिख लीजिएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में धातु, याद रखिएगा, पृथ्वी के भूपरपटी में, पृथ्वी के भूपरपटी में, ठीक है, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा का धातु, सर्वाधिक मात्रा का धातु, सर्वाधिक मात्रा का धातु, एकदम ध्यान में रखना बेटा। क्या होगा, तो धातु हो जाएगा आपको, हाँ, आपका एल्युमिनियम। दूसरे नंबर का धातु, दूसरे नंबर का, दूसरे स्थान का धातु कौन होगा, तो दूसरे स्थान का धातु, एकदम ध्यान में रखना है। दूसरे स्थान का धातु क्या होता है, तो बच्चे ये हो जाएगा आपका फेरस हो जाएगा। क्या होगा, फेरस यानी लोहा हो जाएगा, फेरस हो जाएगा यानी लोहा हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक मात्रा का धातु कौन, तो बच्चे एल्युमिनियम। तो याद रखना है बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपके भूपरपटी में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है वो पाया जाता है, कौन सा, तो ये पाया जाता है एल्युमिनियम। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए ये देख लीजिए क्या है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है हमारा, यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बलतम अम्ल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बच्चे फंसते भी इसमें। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि फ्लोरीन, एकदम ध्यान में रखिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है, तो फ्लोरीन आपका, ठीक है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है। ये मैंने कई बार आपको बताया है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या होगा, तो सर्वाधिक होती है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता के सर्वाधिक होने के कारण यह क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी ओर पुल करेगा। ये देखिए हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, फ्लोरीन को अपनी ओर काफी ज्यादा, ये हाइड्रोजन को अपनी ओर पुल करेगा। कौन, तो फ्लोरीन, और ये काफी अधिक चिपका के रखेगा, जिसके कारण जल में यह, ठीक है, आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। ध्यान दीजिएगा, जल में यह, ठीक है, जल में यह आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। जल में यह क्या होगा, तो आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, आंशिक रूप से आयनीकृत होगा, एकदम ध्यान में रखना है आपको, आयनीकृत होता है। याद रखिए बच्चे, आयनीकृत होता है, आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, याद रखना है आपको। तो जल में यह आंशिक रूप से आयनीकृत होगा। जब जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होगा तो क्या यह प्रबल अम्ल होगा, नहीं बच्चे। तो इसमें सबसे जल्दी आयनीकृत कौन हो जाएगा, तो आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये प्रबल रूप से आयनीकृत हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां देखिए, जल में, ठीक है, जल में HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, जिसके कारण आयनीकृत हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, आयनीकृत हो जाता है, जिसके कारण हो जाता है, जिसके कारण यह प्रबल अम्ल है, जिसके कारण, ठीक है, यह प्रबल अम्ल है। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, यह प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल है, याद रखना है आपको। क्या मैंने कहा, मैंने कहा जो आंशिक रूप से आयनीकृत होगा वह, ठीक है, प्रबल अम्ल नहीं होगा, जो पूर्ण रूप से आयनीकृत होगा वह प्रबल अम्ल होगा। चूंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसके फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता के अधिक होने के कारण फ्लोरीन उसको अपनी ओर खींच करके रखता है, हाइड्रोजन को, जिससे हाइड्रोजन आयनीकृत नहीं होगा बेटा। इसीलिए आपको सबसे प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा इसमें, तो आपको एकदम ध्यान में रखना है बेटा, क्या रखना है कि सबसे प्रबल अम्ल जो है यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके बाद कौन होगा, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उसके बाद कौन होगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद क्या होगा, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा। तो ये याद रखनी चाहिए कि देखिए सबसे प्रबल अम्ल कौन, हाइड्रोजन आयोडाइड, और सबसे निर्बल अम्ल कौन, तो बच्चे सबसे निर्बल अम्ल हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आंसर आपका एकदम क्लियर है, डी नंबर आपका आंसर होगा। चूंकि दुर्बलतम बोल रहा है इसमें, चूंकि दुर्बलतम बोल रहा है इसीलिए प्रबलतम होगा बेटा,
तो आपको दुर्बलतम अम्ल कौन हो जाएगा? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड ये प्रबलतम होगा। प्रबलतम, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रबलतम अम्ल होगा कौन? तो बच्चे हाइड्रोजन आयोडाइड आपको प्रबलतम अम्ल होगा, याद रखनी है। देखिए कितना मस्त आपको क्वेश्चन है, तो याद रखिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। देखिए क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देख लीजिए। कह रहा 2 लीटर में 50 मिली तुल्यांक, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये मिली तुल्यांक है बेटा, यानी मिली इक्विवेलेंट। तो वाले H2SO4 की नॉर्मलता क्या होगी? तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है, क्या है? ठीक है, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, इक्विवेलेंट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बराबर होता है आपको इक्विवेलेंट। ये देखिए ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है। तो बच्चे एकदम देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है आपको, ये n कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 2 दिया हुआ है, और ठीक है इक्विवेलेंट वेट, ये देखिए मिली तुल्यांक दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट आपको दिया हुआ है 50, ठीक है, और मिली तुल्यांक दिया हुआ, तो इसको ठीक है आपको तुल्यांक में बदल लीजिए, 50 बटे क्या होगा आपका 1000 हो जाएगा, 50 बटे 1000 हो जाएगा। तो अब आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए बेटा। यहां देखिए दिस इंप्लाई n बराबर, ध्यान दीजिए दिस इंप्लाई n बराबर क्या करेंगे? तो 50 बटे 1000, चूंकि मिली में है तो मिली मतलब 10⁻³ होता है बेटा, आप भागा देना पड़ेगा 2 से, तो निकाल लीजिए बेटा क्या हो जाएगा 25 अब बटे 1000, यानी निकल गया 0.025, एकदम ध्यान में रखिएगा 0.025, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ध्यान में रखिएगा जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो एक आपका मोलरिटी पूछता क्वेश्चन है बच्चे। तो ये क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एकदम ध्यान में रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है बच्चे, और मैंने ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बता दिया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर इक्विवेलेंट वेट होता है। तो ये याद रखनी पड़ेगी आपको, ये फॉर्मूला N इंटू वी बराबर E, N इंटू वी बराबर E, याद रखिएगा N इंटू वी बराबर क्या E, और इसके आधार पर आप डील कर लीजिए क्वेश्चन को। तो बच्चे एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा, यहां देख लीजिए क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक। तो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए रेडियो एक्टिविटी जो है वो नाभिकीय घटना है, नाभिकीय परिघटना है, ठीक है। कौन सी परिघटना है? नाभिकीय परिघटना, यानी रेडियो एक्टिविटी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न छोटे छोटे कभी कभी पूछ देता है और आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, आसान चीज है। तो रेडियो एक्टिविटी में नाभिक भाग लेते हैं, एकदम याद रखिएगा, कौन भाग लेते हैं? में नाभिक भाग लेते हैं, याद रखना बच्चे, भाग लेते हैं। कौन भाग लेगा? तो यहां पर न्यूक्लियस टेक पार्ट करेगा, इन रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस टेक पार्ट्स। चलिए नाभिक का इसमें विखंडन होता है, नाभिक का विखंडन होता है, नाभिक का क्या होगा? विखंडन होता है, एकदम याद रखिएगा विखंडन होता है। फिर क्या होगा बेटा? फिर क्या होगा? तो जब रेडियो एक्टिविटी होगी तो ध्यान में रखिएगा यह 3 प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करेगा। कितने प्रकार की किरण? तो यह 3 प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करेगा, 3 प्रकार की के किरणों का उत्सर्जन करता है। किरणों यानी अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, एकदम ध्यान में रखना है, किरणों का उत्सर्जन करता है, याद रखना है बच्चे, ठीक है, कि इट एमिट्स अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। और अल्फा क्या होता है? तो अल्फा जो है वह हीलियम आयन होता है, 2He++ आयन होता है, बीटा आपको इलेक्ट्रॉन्स है, और गामा जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, एकदम ध्यान में रखिएगा।
तो यहां से आंसर तो आपका हो गया कौन सा, तो बच्चे डी नंबर आंसर हो गया। ध्यान में रखिएगा डी नंबर आंसर होगा। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी किसने, तो बच्चे रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया था 1896 में। बाद में मैडम क्यूरी सीन में आए और उन्होंने, ठीक है, रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार किया। तो ये बच्चे ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है आपका। चलिए बच्चे तो यहां देख लीजिए, ठीक है, तो ये आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पोटास एलम K2SO4 इंटू L2SO4 ऑल 3 इंटू 24H2O। ये एक फिगर भी यहां पर लगा हुआ है, जरा उस फिगर को भी देखते हैं हम लोग। ये देखिए पोटास एलम है, फिटकिरी, आपने देखा होगा फिटकिरी, ये फिटकिरी है बच्चे, फिटकिरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लवण पर, सॉल्ट पर। सॉल्ट क्या होता है, तो ये देखिए ये एसिड है, कोई भी एसिड है, उसको बेस से रिएक्ट करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, तो ये बना लेगा सॉल्ट बेटा। क्या बना लेगा, सॉल्ट, और ये वाटर का निर्माण करेगा। तो जब भी आपको क्या होगा, लवण की बात आएगी, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जब भी लवण की बात आएगी तो अम्ल और क्षारक आपस में मिश्रित होकर के लवण का निर्माण करता है। और लवण बहुत प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहले लवण होगा कौन सा, तो उदासीन लवण या न्यूट्रल सॉल्ट। क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट या जनरल सॉल्ट होगा, जनरल सॉल्ट होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, जनरल सॉल्ट होगा या उदासीन लवण होगा। ऐसा लवण जिसमें क्या होगा, आपको न तो हाइड्रोजन आयन हो न तो हाइड्रोक्साइड आयन हो, ऐसे लवण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उदासीन लवण कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, उदासीन लवण कहेंगे, जनरल सॉल्ट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लीजिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये सभी जो है आपको उदासीन लवण है। अब देखिए दूसरा लवण है अम्लीय लवण, जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन आयन अवश्य हो बेटा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अम्लीय लवण। उसके बाद आ गया क्षारीय लवण। याद रखना है, बेसिक सॉल्ट, जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्साइड आयन अवश्य हो, यहां पर हाइड्रोजन आयन हो, यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन हो। और चौथा लवण हो गया आपको डबल सॉल्ट। यही आपका आंसर है बच्चे, डबल सॉल्ट। जब दो या दो से अधिक, ठीक है, आपको सामान्य लवण आपस में मिश्रित होते हैं तो यह, ठीक है, आपको क्या बनाएगा, तो द्विक लवण का निर्माण करेगा। तो यहां पर ये देखिए ये द्विक लवण हो गया। आंसर क्या होगा, तो डबल सॉल्ट हो जाएगा। तो पोटास एलम जो है वो डबल सॉल्ट है, पोटास एलम जो है वो डबल सॉल्ट है। एकदम ध्यान में रखिएगा, पोटास एलम जो है वो डबल सॉल्ट है, द्विक लवण है। एकदम क्लियर रखना बच्चे। तो मैंने क्या कहा कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा, लवण और जल का निर्माण करेगा, और ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चे। तो एकदम इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहां देखिए निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन है। अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए ऑर्गेनिक एसिड, याद रखना बच्चे, ऑर्गेनिक एसिड ये क्या होता है, तो कार्बनिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होगा। लेकिन जितना भी खनिज अम्ल होगा, मिनरल एसिड, खनिज अम्ल, ध्यान दीजिएगा, खनिज अम्ल जितने भी होंगे, खनिज अम्ल क्या होता है, तो यह तो आपको प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होगा। तो खनिज अम्ल प्रबल अम्ल, और जबकि, ठीक है, आपको जो कार्बनिक अम्ल होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। अब यहां से खोजिए कार्बनिक अम्ल किसको कहते हैं बेटा, तो कार्बनिक अम्ल बोलते हैं कि जो जैविक पदार्थों से प्राप्त होगा, कौन प्राप्त हो रहा है जैविक पदार्थ से, तो एसिटिक एसिड, ये जैविक पदार्थ से प्राप्त हो रहा है बेटा। क्योंकि आपको पता है 6%, ध्यान दीजिएगा 6%, ठीक है, एसिटिक एसिड का जलीय विलयन, एकदम ध्यान में रखिए, जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन ये क्या कहलाता है, तो ये विनेगर कहलाता है, सिरका कहलाता है, विनेगर कहलाता है। ध्यान में रखिएगा इसको, कहलाता है, क्या कहलाएगा, तो विनेगर कहलाएगा। तो CH3COOH ये विनेगर हो गया। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह मिनरल एसिड है और प्रबल अम्ल है। और H2SO4 ये देखिए ये भी मिनरल एसिड है, प्रबल अम्ल है। और HNO3 ये भी नाइट्रिक एसिड है और ये भी प्रबल अम्ल है बच्चे। तो HCl म्यूरेटिक एसिड कहलाता है, H2SO4
किंग ऑफ केमिकल्स या ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड या एक्वा फोर्टिस कहलाता है। तो बच्चे एकदम क्लियर रखिएगा, HCl को म्यूरेटिक एसिड, ठीक है, उसके बाद आपका जो H2SO4 है ऑयल ऑफ विट्रियोल, कशिश का तेल, हिंदी में होता है कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, और अंत में क्या हो गया, तो आपका एक और अम्ल है नाइट्रिक एसिड, इसको एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। तो ये सब याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन, चलिए बेटा ये देखिए, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं बताता रहता हूं आपको कि देखिए मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड ये क्या होता है, तो मेटल का ऑक्साइड होता है क्षारीय, क्षारीय मतलब बेसिक, बेसिक क्षारीय होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ठीक है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन आप ले लीजिए नॉन मेटल के ऑक्साइड, एकदम ध्यान में रखिएगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड, के ऑक्साइड ये क्या होगा, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वह अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और आपको ये ध्यान में रखना है, एग्जांपल के तौर पर SO2, ठीक है, P2O5, ये देखिए, फिर सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब क्या हो रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड तो मैंने लिखा ही नहीं बच्चे, मैंने लिखा ही नहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहां देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख रहा हूं मैं Al2O3, फिर देखिए जिंक ऑक्साइड ZnO, फिर देखिए लेड ऑक्साइड PbO, ये सभी जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। चलिए कौन सा ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, उभयधर्मी, यानी उभयधर्मी का मतलब क्या हो गया कि यह एसिड और बेस दोनों की भांति व्यवहार करेगा, एसिड और बेस दोनों की भांति व्यवहार करेगा, यानी इट बिहेव्स लाइक एज एन एसिड एंड बेस, इट बिहेव्स लाइक एज एन एसिड एंड बेस, एकदम ध्यान में रखना है। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, क्या होंगे, ठीक है, आपको उभयधर्मी। बच्चे मेरा ध्यान इस पर भी गया था, उदासीन पर, उदासीन ऑक्साइड कौन होते हैं, तो 2-3 ऑक्साइड में लिख देता हूं रेगुलर, इसको याद रखना है आपको कि यह क्या होगा, तो उदासीन ऑक्साइड होगा। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, बार बार पूछेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार के ऑक्साइड है, तो उदासीन ऑक्साइड है। फिर देखिए आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, तो उदासीन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या है, तो उदासीन ऑक्साइड है बेटा। तो एकदम याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर हमने बात किया किस पर, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑल आर, ठीक है, ऑल आर न्यूट्रल ऑक्साइड बच्चे, तो एकदम याद रखनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है निस्तापन, ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि निस्तापन में ध्यान में रखिएगा हम गर्म करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, ध्यान दीजिएगा, अगर अयस्क को, एकदम मैं लिख भी रहा हूं, अयस्क को, ठीक है, अयस्क को गलनांक बिंदु से नीचे ताप पर, MP मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ताप तक, नीचे ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं, तो क्या कहलाएगा, करते हैं, तो यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाएगा। और जनरली हम लोग, ठीक है, ऑक्साइड अयस्कों को अपचयन कराने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, यानी आपको A नंबर हो गया। जैसे मैग्नेटाइट का आप क्या करेंगे, तो निस्तापन करेंगे, हेमेटाइट का क्या करेंगे, तो निस्तापन करेंगे। लेकिन जब सल्फाइड अयस्कों को किस विधि द्वारा हम करते हैं बेटे, तो सल्फाइड अयस्कों को निष्कर्षित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फेन उत्प्लावन विधि, फ्लोटेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, और अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क में वाष्पीय पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया, बहुत सारी इस तरह की प्रक्रियाएं होती है बच्चे, जैसे जोन फॉर्मेशन, ये सब क्या होगा, तो आपको इस विधि में उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑक्साइड अयस्कों को अपचयन कराने के लिए निस्तापन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जबकि आपको अयस्क को बिना पिघलाए तो रोस्टिंग किसके द्वारा, तो रोस्टिंग के द्वारा, जारण विधि द्वारा हम इस प्रक्रिया को करते हैं बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फेन
उत्प्लवन, फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है। तो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए फेन उत्प्लवन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सल्फर अयस्कों का सांद्रण करते हैं। कौन सा अयस्क? सल्फर अयस्कों का सांद्रण करते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको अयस्क को ठीक है एक बर्तन में डाल देते हैं और एयर ब्लो किया जाता है। चिड़ का तेल, याद रखिएगा, चिड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल वो डाला जाता है। तारपीन का तेल इसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है, जो क्या करेगा, झाग उत्पन्न करेगा, जिससे सल्फर ठीक है युक्त अयस्क ऊपर आ जाएगा। फिर इस झाग को हम बाहर निकालेंगे और फिर सुखा लेंगे, तब हमको शुद्ध अयस्क, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें चिड़ के तेल का उपयोग करते हैं बेटा। किसका तेल? तो चिड़ का तेल का उपयोग करते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, चिड़ के तेल का उपयोग किया जाता है, याद रखना बच्चे। जबकि मिट्टी का तेल आपको पता है यह हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन होता है। सरसों का तेल आपको सरसों से प्राप्त होता है और प्रायः ये क्या होता है, संतृप्त वसा होता है, संतृप्त वसा होगा। अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल, ये क्या होता है, असंतृप्त वसा इसमें पाए जाते हैं। बच्चे तेल और घी में भी अंतर आपको जाननी चाहिए, तेल और घी में। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर अगर क्या होगा, तो द्रव होगा, ताप पर द्रव, तो उसे तेल कहते हैं। जबकि 20 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर ठोस होगा तो घी कहेंगे, नीचे ताप पर ठोस तो यह घी कहलाएगा, ठोस तो यह घी कहलाएगा। तो तेल और घी में अंतर एकदम ध्यान में रखिएगा। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर द्रव तो तेल, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर ठोस तो क्या होगा, घी होगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को, बार बार इस पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये देखिए क्या है हमारा, CHCl3 का आयुपेक नाम क्या है? ये तो बड़ा अच्छा कंपाउंड है, कौन है बेटा? तो ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3। कितना कार्बन है? तो 3 कार्बन, तो एक कार्बन है तो मिथेन तो होगा ही होगा, ठीक है। और कितना क्लोरीन है? तो 3 क्लोरीन है। तो क्लोरीन अगर लगा हो तो याद होगा इसका नाम होता है हेलो एल्केन। क्या होता है? हेलो एल्केन होता है। तो बच्चे हेलो, कितना हेलो? तो 3 हेलो है, यानी 3 क्लोरीन है तो ट्राई, ठीक है, 3 क्लोरीन है तो ट्राई, और ठीक है क्लोरीन का क्लोरो, हेलो क्लोरो, और अंत में क्या हो गया, तो मिथेन। कितना कार्बन? तो 1 कार्बन है तो मिथेन हो गया, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। एकदम ध्यान में रखिएगा, देखिए कैसे मैंने लिखा, याद रखिएगा कि जब भी क्लोरीन युक्त यौगिक होगा तो उसका आयुपेक नाम होगा, ठीक है, क्या? हेलो एल्केन। जितने भी ऑर्गेनिक आपको हेलोजन होगा उसमें क्या होगा, तो हेलो एल्केन उसका आयुपेक नाम होगा बच्चे। और यहां कितना क्लोरीन है? तो 3 क्लोरीन है तो ट्राई, और क्लोरीन के लिए क्लोरो, और फिर मैंने क्या किया कि कार्बन कितने हैं, तो जितना कार्बन उतना क्या होगा, मिथेन हो जाएगा। ये देखिए कार्बन ए तो मिथेन हो गया, क्या हो गया, मिथेन हो गया। तो इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, क्या बोलेंगे, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म होता है, सामान्य नाम इसका क्लोरोफॉर्म होता है। और ध्यान में रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 यह एनेस्थेसिया में यूज होता है, यह एनेस्थेसिया में प्रयोग किए जाते हैं, निश्चेतक बोलते हैं। एनेस्थेसिया को क्या बोलते हैं, निश्चेतक। यह एनेस्थेसिया में, ठीक है, उपयोग होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, उपयोग होता है। इस ऑप्शन में देखिए जरा, इथेनॉल या शराब में, और इसका आयुपेक नाम क्या होगा, तो बच्चे इथेनॉल आयुपेक नाम ही है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। ट्राइक्लोरोमीथेन, देखिए दोनों, ये देखिए ट्राई दोनों सेम ही है, ट्राइक्लोरोमीथेन और यह ट्राइक्लोरोइथेन है, इथेन है, ये नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। तो एकदम याद रखना है बच्चे आपको, ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट। तो बच्चे यहां देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। तो ये देखिए आ गया, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये रेगुलर पूछा जाता है क्वेश्चन। अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया मतलब क्या हुआ, NH3। ध्यान में रखिएगा NH3, यह उच्च दाब, कौन सा दाब,
उच्च दाब, हायर प्रेशर, उच्च दाब, एवं ठीक है उच्च ताप पर, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर ठीक है ताप पर निर्मित किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, जिसमें किए जाते हैं, जिसमें ठीक है जिसमें उत्प्रेरक के रूप में, जिसमें उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को तीव्र कर देता, उत्प्रेरक के रूप में ठीक है लौह चूर्ण बच्चे Fe और मोलिब्डेनम का उपयोग करते हैं, Fe और मोलिब्डेनम का उपयोग करेंगे। तो यहां देखिए कहां पर है Fe और मोलिब्डेनम, तो बच्चे बी नंबर ऑप्शन में है। और इसी विधि को हम कौन सा विधि कहते हैं, तो हैबर विधि। कौन सा विधि, हैबर विधि कहा जाता है इसको। कौन सा विधि कहते हैं, तो हैबर विधि कहते हैं। यानी अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा उच्च ताप, उच्च दाब पर ठीक है लौह चूर्ण और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में किया जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो यहां देख लीजिए, तो आपका क्वेश्चन आ गया ठीक है, क्वेश्चन आ गया, ये देखिए कैल्शियम सल्फेट का तुल्यांकी भार क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले ये देखिए CaSO4, तो बच्चे इसकी वैलेंसी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, वैलेंसी निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि Ca यानी इसकी वैलेंसी 2+ और इसकी वैलेंसी 2-, यानी CaSO4 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो वैलेंसी हो जाएगी 2। क्या होगी, 2 इसके वैलेंसी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या होता है कि इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी होता है बेटा। क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो यहां देखिए कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। कैल्शियम का 40, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 गुना 4 यानी 64। तो निकाल लीजिए बेटा, क्या होगा 40 + 32 + 64, तो 4 × 2 = 6 ठीक है। उसके बाद 6 × 3 = 9 × 4 = 13, 136 हो गया। तो 136 और देखिए वैलेंसी कितना मैंने पहले ही निकाला था 2, तो दोनों को भागा दे देंगे तो 68 आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया। कितना हो गया, 68 हो गया। देखिए ऑप्शन में कहां पर है, तो सी नंबर है, तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। तो बच्चे याद रखना है कि इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटे संयोजकता, अनुभार बटे संयोजकता होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को, बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाटर गैस मिश्रण है। तो बच्चे मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए ठीक है गैसीय ईंधन बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्तमान सदी के लिए। गैसीय ईंधन ठीक है, ईंधन ठीक है वर्तमान सदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय के लिए सबसे उपयोगी है, समय के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। एकदम ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक उपयोगी होता है। क्यों उपयोगी होता है, सर्वाधिक उपयोगी है किसके लिए, तो वर्तमान समय के लिए सर्वाधिक उपयोगी गैस कौन होगा, गैसीय ईंधन। क्यों बच्चे, क्यों उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं होता है ठीक है। इसके द्वारा याद रखिएगा, इसके द्वारा प्रदूषण नहीं की होता है, द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, नहीं होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि देयर इज नो एनी पॉल्यूशन बाय ठीक है बाय गैसियस फ्यूल। बच्चे अब देखिए गैसीय ईंधन में कौन कौन आएगा, तो गैसीय ईंधन याद रखना बच्चे, गैसीय ईंधन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट गैस कौन हो गया, तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है एलपीजी। और ये किसका बना होता है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का बना होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, आइसोब्यूटेन का बना होगा और इसमें कुछ मात्रा में प्रोपेन भी डालते हैं, गंध के लिए इसमें इथाइल मर्केप्टेन डालते हैं। दूसरा देखिए प्रोड्यूसर गैस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CO प्लस क्या N2, CO प्लस क्या N2, CO प्लस क्या N2। फिर देखिए तीसरा वाटर गैस जो आपका क्वेश्चन भी है, वाटर गैस, उस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। CO प्लस क्या हो गया H2 हो गया, CO प्लस क्या हो गया H2 हो गया। चौथा नंबर पर हम बात करते हैं बायोगैस बना होता है किसका, तो
मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो ये सब ध्यान में रखनी चाहिए। तो आंसर आपको क्लियर है, CO प्लस H2। याद रखिएगा कि जब, ध्यान देना बच्चे, जब लाल तप्त कोयले पर, किस पर, लाल तप्त कोयले पर, यानी रेड हॉट, ठीक है, रेड हॉट कोल पर हम जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनेगा, प्रवाहित करते हैं तो आपको बनता क्या है, तो वाटर गैस का निर्माण होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, एलपीजी नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का बना होता है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का बना होता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल का बना होता है। बायोगैस मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। और गैसीय ईंधन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान सदी के लिए। क्यों? क्योंकि यह जो है आपको बिना प्रदूषण के ईंधन उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है बेटे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, स्टार्च निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, स्टार्च निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? तो सबसे पहले यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मनुष्य जो है, ठीक है, मनुष्य जो है वह क्या करेगा, तो मनुष्य जो है वह, ठीक है, आपको स्टार्च अपने शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रखता है। और स्टार्च, ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चे, स्टार्च और सेलुलोज और ग्लाइकोजेन, ये जो है ये सब आपका उसका फॉर्मूला होता है C6H10O5N होता है, O5N होता है। और यह ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक है, यानी इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। एकदम ध्यान में रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। और ग्लूकोज को हम एल्डोज शुगर कहते हैं, एल्डोज शुगर भी कहा जाता है ग्लूकोज को। और फ्रुक्टोज को कीटो शुगर कहते हैं, फ्रुक्टोज को कीटो शुगर कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज को एल्डोज शुगर और फ्रुक्टोज को कीटो शुगर कहा जाता है बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद रखनी चाहिए। और सबसे मीठा शर्करा कौन होगा? तो फ्रुक्टोज होगा। याद रखिएगा इस बात को भी, सबसे मीठा शर्करा, सबसे मीठा शर्करा, सबसे मीठा शर्करा, एकदम ध्यान में रखिएगा, शर्करा ये हो गया कौन? तो फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। जबकि सबसे सरल शर्करा, सबसे सरल शर्करा, सबसे सरल शर्करा कौन होता है? तो सबसे सरल शर्करा हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? तो C6H12O6, C6H12O6 होता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इसको देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। यहां देखिए, कह रहा है सोडियम को किस में रखा जाता है? आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये देखिए, ठीक है, ये है किरोसिन ऑयल। क्या है? किरोसिन ऑयल है। तो इसमें हम सोडियम को रखते हैं जनरली। किस में रखेंगे? किरोसिन ऑयल में। क्यों रखेंगे? तो सोडियम, ध्यान दीजिए बच्चे, सोडियम क्षार धातु है, क्षार धातु यानी अल्कली मेटल्स है और क्रियाशील होता है। क्षार धातु है, ठीक है, फिर क्या होगा? क्रियाशील है, इसलिए क्रियाशील है, ठीक है, इसलिए ठीक है, इसलिए इसे क्या कहां रखा जाता है? इसलिए इसे, ठीक है, आपको किरोसिन तेल में रखा जाता है, किरोसिन तेल, इसलिए इसे किरोसिन ऑयल में रखते हैं, ऑयल में रखते हैं। क्यों बच्चे? क्योंकि ये जो है रखते हैं, ये जो है आपको क्या करेगा? रखते हैं। यह जो है, ध्यान में रखिए बच्चे, यह जो है इतना अधिक क्रियाशील होता है कि जल से अभिक्रिया करके यह बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है बच्चा, तुरंत ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। तो ये जल में तुरंत आपको, जल या कहीं भी जलवाष्प वगैरह हल्का से भी अगर इसको मिल गया तो ये तुरंत आपको अभिक्रिया कर उसका हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। इसीलिए इसको हम किरोसिन तेल में रखते हैं बच्चे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। यहां देखिए जल, जल मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए जल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है हमारा शरीर भी आपको लगभग, ठीक है, लगभग 65 से 70% के आसपास हमारा किससे बना हुआ है? तो जल से बना हुआ है। द्रव अमोनिया, द्रव अमोनिया NH3 होता है बेटा, द्रव अमोनिया, ठीक है। वर्तमान में इसका उपयोग बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में ठंडा उत्पन्न करने में करते हैं। और इथाइल अल्कोहल आपको पता है C2H5OH होता है। अभी तुरंत मैंने बताया था कि शराब में इसका उपयोग हम लोग करते हैं बृहद रूप से। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है।
माल्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, माल्टोज, जब भी माल्टोज की बात कीजिए तो माल्टोज जो है वह डायसेक्राइड होता है। माल्टोज जो है वो डायसेक्राइड होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं कि देखिए हमारा जो माल्टोज है वह क्या होता है, तो डायसेक्राइड होता है, यानी दो शर्कराओं से यह निर्मित होता है। किससे निर्मित होगा, तो दो, ठीक है, दो शर्कराओं से निर्मित होगा, यानी दो मोनोसेक्राइड से इसका निर्माण होता है। किससे निर्माण होगा, तो दो मोनोसेक्राइड से इसका निर्माण होता है बच्चे। और ध्यान में रखिएगा कौन कौन मोनोसेक्राइड, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा कि देखिए माल्टोज जो है वह डायसेक्राइड है। कौन सा सेक्राइड, डायसेक्राइड से, ठीक है, सेकेराइड से और बच्चे सेकेराइड से। और यह जो है माल्टोज ये किससे बना हुआ होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनेगा, तो आपको माल्टोज बनता है, यानी यह ग्लूकोज का बना होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, ग्लूकोज का बना होगा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा है, सबसे मीठा शर्करा है। कौन, तो आपका फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा है। ध्यान में रखिएगा कि आपका सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज, बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज वो किसका बना होता है, तो सुक्रोज मुख्य रूप से एक ग्लूकोज और, ठीक है, एक ग्लूकोज और दूसरा एक फ्रुक्टोज से बना होता है। यानी आपका सुक्रोज जो है वो दो चीजों से बना होता है। कौन कौन, तो मैंने कहा बच्चे कि सुक्रोज दो से बना होगा, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज से। जबकि यहां पर एक और लेते हैं बच्चे, लैक्टोज। आपको पता है दुग्ध शर्करा, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, तो दुग्ध शर्करा कहा जाता है। और लैक्टोज जो होता है यह बना होता है, ठीक है, आपको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, ठीक है। तो किससे बना होगा, तो यह मिल्क शुगर होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, ठीक है। आपका लैक्टोज, इसको हम दुग्ध शर्करा कहते हैं, और यह बना होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का बना होता है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट बच्चे। क्या कि मैंने कहा कि देखिए आपका जो माल्टोज है यह मोटे अनाजों में पाया जाता है और यह दो ग्लूकोज के यूनिट से बना होता है। फिर मैंने कहा कि देखिए माल्टोज डायसेक्राइड से। फिर मैंने कहा कि सुक्रोज जो है यह जो है गन्ना शर्करा है और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बने होते हैं, जबकि लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहां देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सी तीन राशियों की बीमाएं समान होती है। तो बच्चे आपको पता है बीमा की बात कर रहा है, यानी कार्य का बीमा क्या होता है, ML² T-2। कहां से लेकर आए, W बराबर होता है F.S। बल का बीमा क्या होगा, तो ML-T-2 हो गया, ठीक है। और गुना क्या कर दीजिए, L कर दीजिए, तो यही आ गया बच्चे। ऊर्जा का भी बीमा वही होता है जो, ठीक है, आपको कार्य का बीमा होता है, लेकिन बल का बीमा क्या होगा, तो ML-T-2 होगा। तो ये समान नहीं है। जबकि वेग संवेग आवेश, तो हम वेग की बीमा देखिए LT-1 होता है, LT-1 होता है, ठीक है। संवेग की बीमा बच्चा, संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ML-T-1 हो गया। जबकि आवेश की बीमा जो होगा Q बराबर A×T होता है, AT बीमा हो गया या IT हो गया, AT या IT इसकी बीमा होगी। तो बच्चे यहां देखिए आपको इसकी भी बीमा समान नहीं होगी। फिर देखते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का बीमा समान होगा, जबकि संवेग की बीमा क्या होगी, तो संवेग की बीमा हो जाएगी ML-T-1, जबकि ऊर्जा आपको मैंने अभी तुरंत बताया ML², ठीक है, ML²T-2 होगा, ML²T-2 होगा। जबकि दाब, ठीक है, दाब का बीमा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहां देखिए फोर्स का बीमा ML-T-2, अब बेटा एरिया का बीमा L²। ऊपर लेके जाइए ML−T-2, ML−T-2। प्रत्यास्था गुणांक का भी बीमा वही होगा, प्रतिबल का भी बीमा वही होगा बच्चे। तो आंसर हो जाएगा आपका D नंबर, यानी ठीक है, दाब, प्रतिबल और जितना भी प्रत्यास्था गुणांक है, चाहे वो यंग का प्रत्यास्था गुणांक हो, चाहे वो ठीक है दृढ़ता गुणांक हो, चाहे वो आपको क्या हो अपरूपण गुणांक हो या शियर गुणांक हो, सभी की बीमा बराबर होगी। किसके बराबर होगी बच्चे, तो दाब के बराबर होगी। यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटे
क्षेत्रफल, बल की दिशा वहां पता होती है प्रतिबल में, प्रत्यास्था गुणांक में तीनों गुणांक ले लीजिए, कौन कौन, तो यंग का प्रत्यास्था गुणांक, बेड़ता गुणांक और ठीक है शियर गुणांक, सभी की विमाएं बराबर होती हैं। तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा 19 का डी नंबर। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कण निश्चित चाल से किसी वृत्त में घूम रहा है, इस कण का त्वरण। बच्चे मैंने क्या बताया आपको कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा एक बल कार्य करता है, जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी अभिकेंद्रीय बल की कल्पना अगर नहीं कर सकते हैं, मैंने कई बार कहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की कल्पना अगर नहीं कर सकते हैं तो बल की कल्पना संभव नहीं है, वृत्तीय गति की कल्पना संभव नहीं है। एकदम क्लियर रखे कंसेप्ट को। क्या कह रहा हूं कि when a body moves on a circle, then centripetal force must act onto the body, and ठीक है, when centripetal force acts and its direction is always towards the center of the circle, तो यह हमेशा इसकी दिशा किधर होगी, तो वृत्त के केंद्र की ओर होगी। हमेशा इसकी दिशा किधर की ओर होगी, तो वृत्त के केंद्र की ओर होगी। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि ठीक है वृत्त के केंद्र की ओर यानी त्रिज्या की दिशा में होती है, त्रिज्या की दिशा में होती है। एकदम मेरे कंसेप्ट को एकदम ध्यान में रखिए। क्या मैंने कहा, मैंने कहा कि वस्तु वृत्तीय गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा तो अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स निश्चित रूप से लगेगा। अभिकेंद्रीय बल ठीक है निश्चित रूप से लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, रूप से लगेगा। और जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की दिशा किधर होगी, तो वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। एकदम याद रखिए, केंद्र की ओर होती है। यानी ठीक है द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो क्या किधर की ओर दिशा होगा, तो त्रिज्या की दिशा में होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो v²/r होता है। जब भी आपको कण का वेग है वृत्तीय पथ पर और r जो है कण की त्रिज्या है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा इसको, बार बार आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा किसी वायु बल के प्रभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है। ठीक है, एक पिंड समान वेग से गति करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है बेटा। यहां देखिए क्या कर रहा है कि किसी वायु तो जिसका बस केवल है, ठीक है, किसी वायु बल के प्रभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है, तो जिसका कारण होता है। तो जिसका कारण क्या होगा, देखिए अगर कोई वस्तु, ध्यान दीजिए मेरे बात पर, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगा, ठीक है, और उस पर कोई बल कार्य ना करे, ध्यान दे दीजिए, ठीक है, गति करता है तो कोई बल कार्य नहीं करे तो वह गति करेगा ही नहीं। समेशन बराबर 0 अगर हो जाए तो वह गति नहीं करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसी वायु बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है, पिंड पर लगने वाला बल वायु बल कोई नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, तो उसका संवेग संरक्षित होता है और जड़त्व तो दोनों संरक्षित होगा बेटा। चलिए थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करते हैं, शायद समझ में नहीं आया होगा। यहां देखिए आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का मान 0 हो जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। संवेग संरक्षित रहेगा। जब संवेग संरक्षित रहा बेटा तो क्या होगा, तो आपको जड़त्व भी संरक्षित रहेगा। तो अब शायद क्लियर हुआ होगा आपको, जड़त्व तो संरक्षित रहता है। चलिए मेरी बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी वस्तु पर आपको लगने वाला कुल बलों का योग 0 हो जाए तो कुल संवेग संरक्षित रहता है और जड़त्व भी संरक्षित रहता है। ध्यान में रखिएगा कि इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन द टोटल मोमेंटम एंड इनर्शिया इज टू बी कंजर्व्ड। तो बच्चे यहां क्या होगा, संवेग संरक्षण तथा जड़त्व दोनों संरक्षित रहेगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लगने वाला कुल वायु बल 0 तो संवेग संरक्षित, और संवेग संरक्षित होगा तो क्या हो जाएगा, तो बच्चे एम भी अब प्लस mu बराबर क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी पड़ेगी आपको। इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया होता है कि कोई वस्तु पर लगने वाले बल का प्रतिरोध करने वाले गुण को हम क्या कहते हैं, तो
आपको जड़त्व कहेंगे। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, उस पर आप बल लगा रहे हैं और वस्तु में किसी प्रकार की गति उत्पन्न नहीं होती है, या वस्तु गति में है तो उसी एक समान गति में बनी रहे, तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो बच्चे जड़त्व कहते हैं। यानी जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने ऊपर लगने वाले बल का प्रतिरोध करता है। तो याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए, ओम का नियम के अनुसार विभवांतर धारा के साथ संबंध क्या होगा। आपको पता है, मैंने कई बार बताया है कि फिजिकल फैक्टर्स जैसे ले लीजिए कौन कौन, तो बच्चे ले लेते हैं प्रेशर ले लीजिए, फिर लीजिए क्या बच्चे, तो टेम्परेचर ले लीजिए, ये सबको कांस्टेंट रख दीजिए। तो क्या होगा, तो दो चालक तार है, ये कोई चालक तार है, ये चालक तार के बीच का विभवांतर भी है, ठीक है। दो चालक तार, एक चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है बच्चे, भी है। ये देखिए विभवांतर है, V1 है और ये V2 है। तो ये विभवांतर जो है, ठीक है, मान लिए V2 माइनस V1 बराबर V मान लिए, तो विभवांतर समानुपाती क्या होगा, धारा के, और V बराबर क्या होगा, RI के। जहां R प्रतिरोध है बच्चे, R यहां क्या है, प्रतिरोध है। R बराबर V बटा I होता है। V मतलब वोल्ट और I मतलब क्या हुआ, एम्पियर हो गया। वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, तो ओम कहते हैं। क्या कहेंगे, ओम कहते हैं। तो याद रखिए V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। यानी आपको ओम का नियम क्या कहता है कि देखिए, भौतिक कारकों को नियत रख दीजिए, तो किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा का समानुपाती होगा। तो ये याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए बेटा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन का शीतलन नियम निम्न में से किसका विशेष रूप है। पहले तो न्यूटन का शीतलन नियम जानते हैं क्या है बच्चे, जानते हैं क्या है न्यूटन का शीतलन नियम। तो बच्चे न्यूटन का शीतलन नियम है कि, ठीक है, मान लीजिए कि किसी वस्तु का तापमान θ1 है, कुछ देर के बाद उसने उष्मा का क्षय किया और उसका तापमान हो गया θ2। तो ठीक है, उष्मा क्षय की दर याद रखिएगा, उष्मा क्षय की दर समानुपाती होगा वस्तु के औसत तापमान और, ठीक है, उसके वायुमंडल के तापमान के अंतर का समानुपाती होगा। ध्यान में रखिए क्या कहा मैंने, उष्मा क्षय की दर, किसके क्षय की दर, उष्मा क्षय की दर समानुपाती होता है किसके, तो वस्तु का औसत तापमान, ठीक है, औसत तापमान माइनस उसके, ठीक है, वातावरण का तापमान, या वायुमंडल का तापमान, वातावरण का टेम्परेचर बच्चे का तापमान, इसका समानुपाती होगा। इसको बोलते हैं किसका नियम, तो बच्चे इसी को बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम। आपने ठंड में अनुभव किया होगा कि अगर मम्मी चाय ला के देती है तो कुछ देर के बाद चाय एकदम तुरंत ठंडा हो जाएगा, लेकिन गर्मी में उतनी तीव्र गति से उष्मा का क्षय नहीं होगा, चाय उतनी तीव्र गति से ठंडा नहीं होगा बेटा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो यह स्टीफन्स के नियम पर आधारित होता है। यानी स्टीफन का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु द्वारा विकिरण जो उष्मा होती है वह तापमान के चतुर्थ घात का समानुपाती होता है। ध्यान में रखिएगा, यह स्टीफन्स के नियम का एक विशेष रूल है। फिर से मैं बता रहा हूं कि किसी वस्तु द्वारा उष्मा क्षय की दर वस्तु का औसत तापमान और उसके वायु वातावरण के तापमान के अंतर का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे ही हम बोलते हैं आपको किसका नियम, तो बच्चे न्यूटन का शीतलन नियम बोलते हैं। चलिए, यह विशेष नियम है किसका, स्टीफन के नियम का। और यहां देखिए बहुत सारे और भी नियम है। विन का विस्थापन नियम, विन साहब ने कहा कि देखिए, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का तरंग दैर्घ्य उसके, ठीक है, उसके तापमान का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, यानी लैम्डा इंटू टी बराबर हमेशा क्या होता है, नियत होता है। ये विन का नियम है बच्चे। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, तो कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु गुड एब्जॉर्बर्स और गुड इमिटर्स होगा, यानी जो वस्तु जितना अच्छा उष्मा का अवशोषक होगा वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा। ये कहा किसने, तो आपको किरचॉफ ने कहा। और प्लांक का नियम आपको पता है बच्चे कि कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन
या अवशोषण नहीं करता है या छोटे छोटे पैकेट में करता है। और E बराबर एच न्यू ये दिया था किसने, तो पैकेट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला देखिए E बराबर एच न्यू जिसे फोटोन कहते हैं, यह सिद्धांत दिया था प्लांक ने बच्चे। तो एकदम याद रखिएगा, वेन का नियम तरंगदैर्घ्य और तापमान का गुणनफल हमेशा नियत होता है। किरचॉफ का नियम, गुड एब्जॉर्बर्स और गुड इमिटर्स। और अंत में मैंने क्या बताया, प्लांक का नियम कि फोटोन ऊर्जा का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, E बराबर एच न्यू। लेकिन फोटोन का कंसेप्ट की बात करेंगे तो वो दिया था आइंस्टीन ने बच्चे, याद रखिएगा। फोटोन से संबंधित सिद्धांत किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया, लेकिन फोटोन की चर्चा सबसे पहले प्लांक ने किया था। ध्यान में रखिए, E बराबर एच न्यू इन्होंने ही दिया था, किसने, प्लांक ने बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा है सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग के विस्थापन के प्रति, ठीक है, प्रति क्या है बच्चे, थोड़ा सा पीछे करते हैं, ठीक है, प्रति आलेखित किया जाता है तो प्राप्त वक्र क्या होगा। तो सबसे पहले सरल आवर्त गति में एक कण के वेग का विस्थापन के प्रति आलेखित किया जाता है, विस्थापन के प्रति आलेखित कर रहे हैं बच्चे। तो आपको पता है कि सरल आवर्त गति में, ध्यान दीजिए बच्चे, सरल आवर्त गति में बल विस्थापन का समानुपाती होगा। बल विस्थापन का क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। बल विस्थापन का समानुपाती होगा, लेकिन आपको क्या होगा, यह विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। और बच्चे यहां क्या कह रहा है कि एक कण के वेग, अब इसको तोड़ रहे हैं, तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, F बराबर क्या होता है, M इंटू ए होता है, समानुपाती क्या, माइनस वाई के। फिर देखिए M इंटू क्या कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dv बटे dt हो गया, ठीक है, dv बटे dt समानुपाती कितना, माइनस वाई। या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको सरल कण के वेग और विस्थापन, तो वेग और विस्थापन के बीच, तो वेग और विस्थापन याद रखिए, जब भी वेग और विस्थापन के बीच में ग्राफ करेंगे तो वह क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा, एलिप्स होगा। क्या होगा, एलिप्स। क्यों बच्चे, यहां से देखिए m इंटू क्या करें, तो आपको पता है डी स्क्वायर वार बटे dt स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, dt स्क्वायर। और ये dv बटे dt ये क्या होगा, तो dv और माइनस वाई के समानुपाती होगा। तो जब भी ग्राफ खींचेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, तो v इस पर रख दीजिए, y इस पर रख दीजिए। तो ये ग्राफ जब भी आएगा तो कैसा आएगा, तो आपको एक दीर्घवृत्त आएगा, ठीक है, आपको क्या होगा, दीर्घवृत्त, एलिप्स आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि आवर्त गति किसको कहते हैं, तो यदि कोई वस्तु, ठीक है, क्या करेगा, तो यदि कोई वस्तु किसी दृढ़ आधार के परिता आगे पीछे गति करता है तो वस्तु की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। जब भी वेग और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचिएगा सरल आवर्त गति में, तो ऑलवेज आपको एलिप्स प्राप्त होगा। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं सीधे, और ये देखिए क्या है हमारा, हवा की उपस्थिति में कमरे से उष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न में किसके द्वारा होता है। तो ये आसान क्वेश्चन है बेटा, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान को निम्न द्वारा होता है। तो जब भी उष्मा का प्रवाह होगा, ध्यान दीजिएगा, उष्मा का प्रवाह होगा हवा की उपस्थिति में। बच्चे जब भी उष्मा का प्रवाह होगा हवा की उपस्थिति में, तो हवा की उपस्थिति में होगा तो यहां कंडक्शन भी हो सकता है, या कन्वेक्शन भी हो सकता है, और यहां रेडिएशन भी हो सकता है। सभी विधियों में द्वारा होगा बच्चे, सभी विधियों द्वारा होगा, क्योंकि ठीक है, द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बच्चे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी ठीक है, हवा की अनुपस्थिति में करना चाहिए, अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में, ठीक है, अनुपस्थिति में कमरे से उष्मा का प्रवाह किस विधि द्वारा होगा। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज डन बाय कंडक्शन के द्वारा भी होगा, ठीक है, कन्वेक्शन के भी द्वारा होगा, और रेडिएशन के भी द्वारा होगा। याद रखिएगा बच्चे, यहां पर हवा उपस्थित नहीं है। हवा उपस्थित रहता तो गैस अणु गर्म होकर ऊपर जाता, ऊपर का ठंडा अणु नीचे आता, और इस विधि को हम लोग बोलते कौन सा, संवहन विधि बोलते। कौन सा विधि बोलते हैं, संवहन विधि बोलते हैं। यानी द्रव और गैस किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। उष्मा का प्रवाह आपको उच्च तापमान वाली वस्तु से बिना, ठीक है, बिना किसी माध्यम के गमन करेगा विकिरण विधि द्वारा, जबकि आपको ठोस और मरकरी गर्म होगा चालन विधि द्वारा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन में। चलिए बच्चे आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो ये देखिए, धातु की एक लंबी छड़ के एक सिरे को भट्टी में रखा गया, कोई बात नहीं है, अस्थायी दिशा में
छड़ का ताप। बच्चे आपको पता है कि जब किसी छड़ को आप रख दीजिए भट्टी में रखेंगे तो जो भाग आग के संपर्क में रहेगा वो अधिक गर्म होगा और धीरे 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 ठीक है अंत पोजीशन तक ये पहुंचेगा। तो शुरू में क्या होगा, ठीक है, एक सिरे में रखा गया अस्थाई दशा में। बच्चे अस्थाई दशा में शुरुआत की अवस्था में ये क्या होगा, तो आपको असमान होगा बच्चे, क्योंकि यहां जहां पर आपको आग के अधिक संपर्क में है तो वो अधिक गर्म होगा और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगा। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे। तो यह छड़ का जो भाग आग के संपर्क में है वो अधिक गर्म और अन्य भाग क्या होगा, कम गर्म होगा। ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। बार बार ये क्वेश्चन आता है। जबकि धातु किसको बोलते हैं, तो धातु आपको पता है जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और ताप क्या होता है, तो उष्मा का प्रवाह, ठीक है, उष्मा का प्रवाह आपको बताने वाले कारक को हम तापमान कहते हैं। जनरली तापमान जो होता है, उष्मा जो है उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा, असमान होता है। क्या हो जाएगा, असमान होता है, यानी आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देखिए, कांच की केशिका नली को पारे में डुबोने पर, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जब भी कांच के नली को पारा में डुबोएंगे, ये देखिए ये कांच, ये आपको ये क्या है, पारा है, और इसमें कांच की नली डाल दीजिए तो द्रव अपने आप ऊपर चढ़ेगा। द्रव अपने आप ऊपर चढ़ेगा, यानी ये द्रव है कोई भी और ये केस नली आपने डाल दिया तो अपने आप द्रव ऊपर चढ़ेगा। और द्रव का जो ऊपरी आकार होगा वो कैसा होगा, तो द्रव का ऊपरी आकार, ध्यान दीजिए, द्रव का ऊपरी आकार आपको, ठीक है, द्रव का ऊपरी आकार जो होगा वह, ध्यान में रखिएगा बच्चे, ये क्या होता है, ये जो शेप होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव। और यदि ये द्रव, ठीक है, अश्यान होगा तो अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहां देखिए, अगर श्यान द्रव है तो ये द्रव नीचे की ओर गिर जाएगा। यहां देखिए श्यान द्रव होगा, ये मान लीजिए यहां तक भरा हुआ द्रव, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नीचे की ओर द्रव अपने आप गिर जाएगा, ये नीचे की ओर गिर जाएगा। और इसका ऊपरी आकार जो है वो कैसा होगा, तो ये उत्तल होगा। कैसा होगा, उत्तल होगा, कन्वेक्स होगा बच्चे। क्या होगा, कन्वेक्स होगा। तो ध्यान में रखिए, जब भी पारा को, ठीक है, पारा से भरे बर्तन में अगर हम क्या डाल दें, तो अगर हम डाल दें, ठीक है, केस नली को, तो केस नली में द्रव नीचे की ओर गिर जाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर जल रहता और केस नली डालते तो द्रव अपने आप क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि पारा के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल का मान, ठीक है, कांच और द्रव के बीच लगने वाले असंजक बल से अधिक होता है, जिसके कारण आपको क्या होगा, यह नीचे गिर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, तो पारा के बीच में लगने वाला असंजक बल का मान आपको, ठीक है, मैं बोलते हैं जल के अणुओं के बीच में लगने वाले ससंजक बल का मान जो है से अधिक हो जाएगा। कौन, असंजक बल का मान। इसीलिए यह क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब, ठीक है, पारा के अणु और पारा के अणु के बीच लगने वाला ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स का मान आपको कांच की नली और पारा के अणुओं के बीच में लगने वाले असंजक बल से ज्यादा होगा तो पारा नीचे गिर जाता है। लेकिन जब आपको, ठीक है, जल या द्रव को लीजिए, द्रव और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल का मान ससंजक बल से ज्यादा हो तो क्या होगा, पारा अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। पारा बोलते हैं द्रव अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है बच्चे। लेकिन पारा के केस में क्या होगा कि ससंजक बल का मान असंजक बल से ज्यादा होता है, जिसके कारण यह नली में नीचे गिर जाता है। तो कांच की केशिका नली में पारे में डुबोने पर नली में पारा का स्तर चढ़ता है, गलत बात है। मैंने क्लियर कर दिया बच्चे, क्योंकि आपको कोहेसिव फोर्स का मान, ठीक है, ज्यादा एडहेसिव फोर्स से होता है, जिसके कारण पारा का स्तर नीचे गिरेगा, ना कि ऊपर चढ़ेगा। नली में पारा चढ़ता है और बाहर बहने लगता है, गलत बात है। द्रव बहने लगेगा बच्चे, ठीक है, आपको अश्यान द्रव बहने लगता है, नली में पारा का स्तर गिरता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। पारा का स्तर क्या होगा, गिर जाएगा। याद रखिए बच्चे, यदि किसी द्रव से भरे बर्तन में एक पतली सी नली डाल दें तो द्रव अपने आप ऊपर चढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है। इस घटना को हम केशिकत्व कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं।
और कैपिलरिटी में मैंने क्या बताया कि यदि अश्यान द्रव में एक पतली से नली डाल देंगे तो यह क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, लेकिन श्यान द्रव में एक पतली से नली डाल देंगे तो द्रव का स्तर नीचे गिर जाएगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। यहां पर ससंजक बल का मान ज्यादा होता है संजक बल से, जिसके कारण पारा का द्रव का स्तर नीचे गिर जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए बच्चे, क्या है आपका, कार चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखता है किसका होगा। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए, ठीक है, कार चालक पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखेगा, इसके लिए आपको फील्ड व्यू बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फील्ड व्यू या रियर व्यू का मान ज्यादा होनी चाहिए। फील्ड व्यू या रियर व्यू दोनों का मान अधिक होनी चाहिए। और कहीं से भी आपको वस्तु दिखे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां पर, फोकस और ध्रुव के बीच बन जाए, फोकस और ध्रुव के बीच बन जाए, ये याद रखनी चाहिए। बार बार मैं बताता रहता हूं। तो फील्ड व्यू अधिक होना चाहिए। यह किस दर्पण का होता है, तो यह उत्तल दर्पण का होता है। सबसे अधिक दृश्य क्षेत्र उत्तल दर्पण का होता है। और उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का ही उपयोग आपको, ठीक है, आपको अंधे मोड़ पर किया जाता है। कन्वेक्स मिरर का ही उपयोग किया जाता है किसमें, तो बच्चे पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। जबकि अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर का उपयोग हम लोग किसमें करेंगे, तो कॉन्केव मिरर का उपयोग करेंगे क्या करने में बच्चे, तो सोलर कुकर में करेंगे, ठीक है, आपको हजामती दर्पण में करेंगे, डॉक्टर्स मिरर में करेंगे, बहुत सारे कामों में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, तो समतल दर्पण के उपयोग होते हैं टेलीस्कोप में, कैलिडोस्कोप में, घरों में, ठीक है, आपको चेहरा देखने में किया जाता है। याद रखना है इसको। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, कह रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर की वस्तु, ठीक है, और एक 30 सेंटीमीटर की वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया, तो प्रतिबिंब की माप, स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। एक 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर नहीं होनी चाहिए बच्चे, एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ये 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लंबी फोकस, लंबी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया, तो प्रतिबिंब का माप, स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड में बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ये देखिए, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। तो बच्चे अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैं ऐसे भी मार दूंगा इसको, तो आप बना के भी मारूंगा। यहां देखिए, ये आपको क्या पता है कि ये फोकस होता है, फोकस है, तो फोकस पर रख दिया गया वस्तु को, कहां रख दिया गया, फोकस पर रख दिया गया। इसको बड़ा कर लेते हैं, फोकस पर रख दिया गया। तो जब भी फोकस पर आप वस्तु को रखेंगे तो क्या हुआ, यहां से चला प्रकाश की किरण, ये हो गया, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण हमेशा कहां से गुजरता है, तो प्रकाश केंद्र से गुजरता है। पीछे की ओर कीजिए इसको, तो जहां मिलेगा वो बनेगा। तो ये कहां मिलेगा, तो ये फोकस से पहले ही बन जाएगा प्रतिबिंब, यानी ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब का निर्माण ऑलवेज होगा बेटा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हुआ, कहां प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब बना कहां पर, तो ऑलवेज प्रतिबिंब का निर्माण जो है, ठीक है, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच होता है। तो यहां देख लीजिए, तो ये भी 20 सेंटीमीटर फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में 15 सेंटीमीटर भी है, तो हम निकाल लेते हैं अभी यहां पर, ठीक है। तो निकाल लेते हैं बच्चे, क्या करेंगे निकाल करके, तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, ठीक है, 3 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा लेंस, तो 30 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, 30 सेंटीमीटर मान के चलिए, कोई बात नहीं है। अभी हम बना लेते हैं इसको, तो क्या करते हैं, 1/v - 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। और अवतल लेंस में बच्चे, अवतल लेंस में ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस में हमेशा क्या होगा, तो v निगेटिव होगा, u निगेटिव होगा और f भी निगेटिव होगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो 1/v निकाल लीजिए। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, ठीक है, 1/f और ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/, ठीक है, u हो गया बच्चे। तो ये माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो माइनस 1/30 और प्लस 1/30 हो गया, 1/30 हो गया बच्चे। तो ये कर लेते हैं, 30 गुना 30 बटा 30 माइनस 30, तो आंसर हो जाएगा ये देखिए, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। प्रतिबिंब की माप, स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक 30 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रख देते हैं। रुकिए 1 मिनट, पूरा क्वेश्चन देखने दीजिए।
ठीक है, 30 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के मुख्य फोकस पर रख दे। 30 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रख दिया जाता है। तो प्रतिबिंब की माप बच्चे इस पर बनाते हैं, ठीक है, इस पेज पर बनाते हैं। क्या करते हैं, ये देखिए, ठीक है, आपको ये अवतल, ठीक है, लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है बच्चे, अवतल लेंस है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अवतल लेंस है। चलिए कोई बात नहीं, और आपको पता है कि ये वस्तु को कहां रखा गया, तो मुख्य फोकस पर रख दिया गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको प्रतिबिंब दूरी 1/v माइनस 1/u, ध्यान दीजिए बच्चे, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो 1/v निकालना है, तो चलिए उधर लेके चलते हैं, 1/f और, ठीक है, माइनस प्लस में बदल गया 1/u हो गया, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा कि अवतल लेंस में, ठीक है, फोकस दूरी ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, आपको प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी भी ऑलवेज निगेटिव ही होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम निकाल लेते हैं बच्चे, क्या करेंगे, तो 1/f, ठीक है, माइनस में और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां देखिए माइनस हो गया, तो माइनस 1/u हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 1/30 और क्या हो जाएगा, माइनस 1/30, यहां देखिए माइनस 1/30, वहां भी मैंने किया था, सही किया था, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा तो 30 बटा क्या हो गया 2, यानी v बराबर माइनस 30/2 आ गया, तो काट दीजिए, माइनस 15 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब दूरी कितना निकल गया, तो माइनस 15 सेंटीमीटर निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, माइनस 15 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, तो ठीक है, प्रतिबिंब का ऊंचाई भी निकालना है। m बराबर क्या होता है, माइनस v बटा, ठीक है, क्या होता है, माइनस v बटा माइनस u होता है, ठीक है, माइनस v बटा u हो जाता है, डायरेक्ट कीजिए, तो m बराबर आपको, ठीक है, प्रतिबिंब बटा क्या होगा, इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, तो -15, ध्यान दीजिए बच्चे, -15, ठीक है, ये आ गया -15 और बटा क्या, माइनस आपको, ठीक है, यहां 30 है, बराबर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज HI आपको निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, अब बटा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटा क्या निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहां पर क्या निकल गया, m बराबर, ठीक है, माइनस v बटा u का मान निकला कितना बेटा, तो ये निकल गया 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर इमेज हाइट निकालना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट 30 आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हाइट 30 आपको दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निकाल लीजिए, हाइट ऑफ इमेज बराबर निकल गया कितना, तो 30/2, काट दीजिए इसको, कितना हो गया, तो बच्चे 30/2 निकल गया, तो 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर आपको हाइट ऑफ इमेज भी निकलेगा। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर लंबे वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो बच्चे प्रतिबिंब दूरी भी आपको निकला था कितना, तो 15 सेंटीमीटर निकला था निगेटिव में, और ठीक है, आपको आपका हाइट ऑफ इमेज भी निकला कितना, 15 सेंटीमीटर ही निकला। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है, यहां देखिए अगर हम 15 सेंटीमीटर इसको मान लें, तो देखिए 3 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा गड़बड़ है, इसको बनना चाहिए कितना, तो आपको 15 सेंटीमीटर ऊंचा बनना चाहिए, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा, लेंस से 15 सेंटीमीटर पर बनेगा, ये तो सही है, आभासी बनेगा, ये भी सही है बच्चे, ठीक है। आपको इमेज हाइट गड़बड़ है, इसमें इमेज हाइट गड़बड़ है, तो 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए था आपको, क्योंकि लंबाई में गड़बड़ी कर रहा है, यहां 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर लंबी वस्तु में ही हमको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आंसर हो जाएगा आपको कौन सा नंबर, तो बच्चे आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना है कि ए नंबर ही आंसर होगा, ठीक है। तो यहां 15 सेंटीमीटर बस कर लीजिएगा, 15 सेंटीमीटर ऊंची, ठीक है, लेंस से 15 सेंटीमीटर पर बनेगा तथा आभासी बनेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा, यहां देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहिक बल समानुपाती होता है। आसान क्वेश्चन है, आपको फैराडे के नियम से क्या होता है, फैराडे का नियम कहता है कि देखिए, ठीक है, आपको जो, ठीक है, ये कोई कुंडली है, इससे प्रवाहित धारा के परिमाण में जब आप परिवर्तन कराते हैं तो आपको क्या उत्पन्न होगा, तो विद्युत, ठीक है, वाहक बल उत्पन्न होगा। उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन के दर के बराबर होता है, यानी d∅dt का समानुपाती होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर का समानुपाती होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर होगा। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम बताया था फैराडे ने, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए बच्चे आपको। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, सूर्य के स्पेक्ट्रम का प्रकार कैसा होता है। तो सूर्य जब भी स्पेक्ट्रम के प्रकार की बात करेगा तो सूर्य जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और अवशोषण रेखाएं उत्पन्न करता है बच्चे। और ये ध्यान में रखिए, सूर्य से उत्पन्न स्पेक्ट्रम क्या होगा, उसको प्रिज्म से गुजार दीजिए बच्चे, तो आपको 7 विभिन्न रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो होता है वो क्या होगा, तो एक आपको ब्राइट बैंड प्राप्त होगा, कुछ आपको काला क्षेत्र प्राप्त होगा, फिर ब्राइट बैंड इस तरह से प्राप्त होता है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। और ये किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होगा बेटा, तो यह होगा एब्जॉर्प्शन लाइन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्रॉनहोफर ने बताया कि जब सूर्य से उष्मा निकलेगा केंद्र से, तो ये मार्ग से गुजरने वाले बहुत सारे पदार्थों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अवशोषित, ये देखिए सूर्य है, सूर्य तो बहुत बड़ा है बच्चे, तो यहां से उष्मा उत्पन्न हुआ इसके केंद्र में, और जब प्रकाश यहां से उत्पन्न होगा या उष्मा उत्पन्न होगा तो ये मार्ग से गुजरेगा। तो मार्ग में बहुत सारे पदार्थ है, जैसे आपको सोडियम है, पोटेशियम है, जैसे आपको बहुत सारे पदार्थ, यहां पर हीलियम है, तो उसके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है। और जब इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो ये स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस आपको एब्जॉर्प्शन लाइन प्राप्त होता है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, सूर्य जो है एक तारा है, और कौन सा तारा है, तो जी टाइप तारा है। और हेंस बेथे साहब ने बताया कि सूर्य में जो उष्मा का निर्माण होता है वह किस विधि द्वारा होगा, तो ध्यान में रखिएगा, यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए बेटा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का मात्रक किस राशि के बराबर होगा। तो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए E बराबर होता है एच न्यू, क्या होगा, एच न्यू होगा, और एच यहां से निकालिए, एच क्या होगा, तो एच बराबर E बटे न्यू हो गया, E बटे न्यू हो गया। तो एच का बीमा देखिए, एच का बीमा क्या होगा, तो एच का बीमा ml² t-2, और यहां देखिए ml² t-2 बटे न्यू मतलब t इनवर्स हो गया, ऊपर लेके चलिए ml² और t-1 हो गया। बच्चे कार्य का बीमा क्या होता है, तो ml² t-2 होता है, यही आपको वर्क का भी बीमा होगा। रेखीय संवेग तो ml t-1 होता है, यहां देखिए ml t-1 होता है, लेकिन ये देखिए ml² t-1 होगा तो कोणीय संवेग के बराबर होगा। और इसका भी ठीक है, क्या होता है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग होता है संवेग और अक्ष से दूरी, संवेग गुना अक्ष से दूरी का गुणनफल कोणीय संवेग होता है। यानी ठीक है, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अक्ष से दूरी के गुणनफल को हम कोणीय संवेग कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, एम भी इंटू आर हो गया, इसको हमने कोणीय संवेग कह दिया, इसको हमने कोणीय संवेग कह दिया। तो एम भी मतलब ml t-1, गुना क्या एल हो गया बच्चे, तो ml² t-1, इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। यानी कोणीय संवेग की विमा किसके बराबर, प्लांक नियतांक के बराबर होता है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, h बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है बच्चे, जूल सेकेंड होता है, जो कोणीय संवेग की विमा के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए ml² t-2 होता है, ऊर्जा कार्य सबका बीमा बराबर होगा, और मात्रक भी बराबर होगा, दोनों का मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, यहां देखिए, मुक्त आकाश में स्थित दो आवेशों के बीच 10 न्यूटन का बल लगता है, कोई बात नहीं है। यदि 5 परावैद्युतांक के माध्यम में हो तो कितना बल लगेगा, तो आसान क्वेश्चन है, कितना बल लगेगा। चलिए बच्चे आपको पता है कि F बराबर होता है क्या, K Q1 Q2 बटे R², ठीक है। और ये देखिए F माध्यम में बराबर होता है निर्वात बटे परावैद्युतांक, निर्वात में बल बटे परावैद्युतांक के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बच्चे निर्वात में बल बोलते हैं। निर्वात में बोलते हैं माध्यम में बल, ध्यान दीजिए, माध्यम में बल, किसमें बल, तो माध्यम में बल बराबर क्या होगा, तो निर्वात में बल बटे
परावैद्युतांक के। बच्चे अब देखिए यहां पर निर्वात में बल कितना है, तो 10 न्यूटन है, और ठीक है इसका परावैद्युतांक कितना है, 5 है, काट दीजिए तो 2 आ गया। तो माध्यम में बल कितना होगा, तो 2 न्यूटन के बराबर होगा, 2 न्यूटन के बराबर होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, माध्यम में लगने वाला ठीक है वैद्युत स्थैतिक बल, वैद्युत स्थैतिक बल, निर्वात में लगने वाले वैद्युत स्थैतिक बल और परावैद्युतांक का अनुपात होता है। तो एकदम इजी है क्या, कि देखिए जो फोर्स इन मीडियम लगेगा ड्यू टू चार्ज बराबर ठीक है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन होता है आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अनुपात होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एम द्रव्यमान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान वाले कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग पी के साथ गति कर रहा है। तो अभिकेंद्रीय बल बच्चे, अभिकेंद्रीय बल एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वायर बटा क्या आर। कोई बात नहीं, ऊपर में भी एम गुना कर दिया, नीचे में भी एम गुना कर दिए, तो बच्चे ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, अब बटे एम इंटू आर हो गया। ये एम भी बराबर क्या हो गया, तो बच्चे आपको पता है पी बराबर होता है एम भी, और ठीक है पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो बच्चे पी स्क्वायर हो गया बटा क्या एम इंटू आर। यानी अभिकेंद्रीय बल को अगर हम क्या करें तो आपको संवेग के टर्म में लिख रहे हैं तो पी स्क्वायर बटा एम आर, पी स्क्वायर बटा एम आर, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, पी स्क्वायर बटा क्या होगा एम आर। ठीक है पी स्क्वायर बटा क्या होगा एम आर हो जाएगा। तो ये याद रखनी चाहिए आप लोगों को, बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहां देखिए एक ग्रह का व्यास और औसत घनत्व पृथ्वी के व्यास एवं औसत घनत्व के 2 गुना है, तो उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण उत्पन्न त्वरण क्या होगा। बच्चे मैं बार बार बताता रहता हूं कि देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, ठीक है जी समानुपाती होगा किसके, तो वस्तु के घनत्व और उसके द्रव्यमान का, वस्तु के घनत्व और उसके त्रिज्या का, वस्तु के घनत्व और उसकी त्रिज्या के, यानी डी आर का समानुपाती होगा। कोई बात नहीं, अब देखिए ठीक है जी बराबर डी आर, और कह रहा दूसरे ग्रह पर जी 1 मान लेते हैं, दूसरे ग्रह पर ठीक है दूसरे ग्रह पर क्या होगा, तो पृथ्वी के व्यास एवं औसत घनत्व का 2 गुना है, तो 2 गुना है, तो बच्चे 2d इंटू क्या कर दीजिए, तो 2r कर देते हैं, तो बच्चे dr है। ठीक है तो बच्चे क्या हो जाएगा 4 इंटू डी आर, और ये किसके बराबर होता है जी बराबर डी आर, तो डी आर बराबर जी हो गया, यानी 4g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखना है तो ये गुरुत्वीय त्वरण, एकदम याद रखिएगा इस कंसेप्ट को जो मैं बता रहा हूं। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण वस्तु के घनत्व समानुपाती होगा, वस्तु का घनत्व, वस्तु का या ग्रह का घनत्व, ग्रह का घनत्व गुना त्रिज्या का, गुना ठीक है ग्रह की त्रिज्या या व्यास जो भी है, ग्रह की त्रिज्या का समानुपाती होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा जी समानुपाती डी आर, एकदम याद रखना है जी समानुपाती क्या डी आर, डी मतलब डायमीटर या रेडियस, डेंसिटी, और आर मतलब रेडियस, तो इसका समानुपाती होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चे 4g, 4g याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। याद रखिए पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है, तो चांद पर भार क्या होगा। इजी क्वेश्चन है बच्चे, पृथ्वी पर भार बराबर चंद्रमा पर भार, ठीक है चंद्रमा पर भार कितना गुना, तो 6 गुना होता है बेटा। ठीक है पृथ्वी पर भार बराबर चंद्रमा पर भार गुना 6 कर दीजिए, तो आपको चंद्रमा पर भार निकालना है, बराबर क्या होगा पृथ्वी पर भार, अब बटे कितना 6 कर दीजिए, 600 है, अब बटे 6 कर दीजिए, क्या होगा 100 न्यूटन। देख लीजिए कहां पर है 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन डी नंबर में है, डी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए जिस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाना एक ही मान बताता है, ये मैंने बार बार आपको बताया है कि देखिए ठीक है अगर डिग्री सेल्सियस और बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेगा तो आपको -40 याद रख लेना है। ठीक है -40, अगर डिग्री ठीक है डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात करेगा, केल्विन की बात करेगा तो क्या करेंगे, ठीक है केल्विन की बात करेगा तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात करेगा तो K - 273 कर दीजिए, और K बराबर क्या होगा निकालना है तो डिग्री सेल्सियस K -273 और आपको केल्विन निकालना है तो क्या होगा, तो डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 273 करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर डिग्री फ़ारेनहाइट और ठीक है डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन कितने तापमान पर बराबर होगा, तो 574.25 पर
574.25, ये प्लस में है बेटा, 574.25 पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहां देखिए आंसर क्या होगा, -40 होगा। क्या होगा, -40। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे के बराबर होता है -40 पर। बनाने के लिए भी हम बना सकते हैं 1 सेकंड में। कैसे बना सकते हैं बच्चे, तो आपको पता है कि C/100 बराबर होता है F - 32 बटा कितना, 180 होता है बेटा। C बराबर F बराबर है बच्चे, तो x मान लेते दोनों का, x/100 बराबर हो गया x - 32 बटा कितना, 180। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 पंचे 100, 20 नमा 80 से 9x, ठीक है, बराबर हो गया 5x और माइनस कितना, 160। इधर घटा दीजिए तो 4x बराबर 160, तो x का वैल्यू निकल गया -40 बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत आसान है तरीका निकालने का। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट -40 पर एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा। चलिए देखिए, सामान्यतः लेजर पुंज का प्रयोग लंबी दूरी मापने में किया जाता है, क्योंकि बच्चे लेजर पुंज जो होता है यह क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि लेजर जो है उसमें ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, ठीक है, ऊर्जा का मान क्या होगा, बहुत अधिक होगा लेजर पुंज में। दूसरी बात क्या कि यह ध्रुवित नहीं होता है बच्चे, ध्रुवित नहीं होता है। लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मेमन ने, और लेजर का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो बहुत कम होगा, ऊर्जा बहुत अधिक होगा, तीव्रता बहुत अधिक होगा, और यह क्या होगा, तो कंटिन्यूअस बीम है बच्चे, कंटिन्यूअस बीम होता है, बीम ऑफ लाइट होता है, लाइट होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये उच्च रूप से ध्रुवित होती हैं, ठीक है। दे आर हाईली पोलराइज होता है, ठीक है, हाईली पोलराइज होता है, दे आर हाईली पोलराइज, यानी वे सतत होती है, दे आर कंटिन्यूअस, वे असतत होती है, दे आर डिसकंटिन्यूअस, उसमें उच्च डिग्री की समरूपता होती है। इट हैज हाई डिग्री ऑफ सिमिलरिटी, तो बच्चे आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर। बी नंबर नहीं होगा, पोलराइज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो गया बेटा, ठीक है। तो ये इसमें उच्च डिग्री की समरूपता होती है। इट हैज हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री, मतलब यह एक ही लाइन में गमन करेगा, यानी ये कोहेरेंट होगा। क्या होगा, कोहेरेंट होगा, ये इधर उधर गमन नहीं करेगा ये, ठीक है। ऑल आर, ठीक है, स्टिमुलस, ठीक है, लाइट है जो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा बच्चे, ठीक है, कंटिन्यूअस, ये सतत होता है, लेकिन ये उच्च डिग्री की समरूपता इसमें होती है, ये ज्यादा बेहतर आपका आंसर है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा। क्या है, अस्थायी चुंबक की धारणशीलता तथा निग्राहिता, यानी परमानेंट मैग्नेट हैज होल्डिंग एंड एब्जॉर्बेंसी, दोनों जो है धारणशीलता यानी ससेप्टिबिलिटी, ये बहुत अधिक होगा। क्या होगा, बहुत अधिक होनी चाहिए बच्चे। क्या होनी चाहिए, दोनों का मान बहुत अधिक होगा, तभी जाकर के यह पदार्थ क्या होता बच्चे, तो यह पदार्थ जो है, ठीक है, आपको आसानी से यह, ठीक है, ग्रहण कर पाएगा अस्थायी चुंबक, और यह अस्थायी चुंबकत्व को बरकरार रख सकता है। ध्यान में रखिएगा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग स्टील का प्रयोग करते हैं या एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या कहा कि इसकी जो, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी है, धारणशीलता जो है, ठीक है, परमिएबिलिटी जो है, दोनों का मान काफी अधिक होनी चाहिए, जिसके कारण यह अधिक मात्रा में, ठीक है, मात्रा में क्या करेगा, किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, यहां देखिए, ठीक है, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो परिणामी बल अनुभव करेगा। आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब भी कोई भी आवेशित कण गति करेगा तो Q, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा Q, और क्या होगा, V क्रॉस B होगा बच्चा। क्या होगा, V क्रॉस B होगा, ठीक है, ये बल का अनुभव करेगा। आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र में गुजारे, तो बच्चे Q V साइन थीटा हो गया। अगर, ठीक है, यह क्षेत्र के समानांतर गमन करेगा तो बल का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यह अगर यह क्षेत्र के लंबवत गमन करेगा तो बल का मान क्या होगा, तो QVB होगा, महत्तम बल का मान होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि यह क्षेत्र के लंबवत गमन करता है, जिसके कारण यहां पर आपको क्या होगा, महत्तम बल का अनुभव होगा। यानी क्षेत्र, ये देखिए, क्षेत्र और वेग की दिशा के लंबवत गमन करता है, क्षेत्र और वेग की दिशा के लंबवत यह गमन करेगा, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, आपको परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड वेलोसिटी होगा। तो F बराबर Q V क्रॉस B होगा। ध्यान में रखिएगा, यह क्षेत्र के लंबवत गमन करेगा, जिसके कारण प्रबल बल का अनुभव होता है। एकदम याद रखना बेटा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौली प्रमेय में किसका संरक्षण होता है? तो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए बर्नौली प्रमेय क्या होता है, P प्लस, ठीक है, P प्लस 1/2 ρv स्क्वायर प्लस क्या होगा,
रो जी एच ये हमेशा क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। यानी तरल की कुल ऊर्जा हमेशा क्या होता है, नियत होता है। यानी तरल की कुल ऊर्जा का योगफल, बीजगणितीय योगफल आयतन के अनुपात में हमेशा नियत होता है। और यहां क्या होगा, ऊर्जा नियत होगा। बर्नौली के प्रमेय में ऊर्जा हमेशा नियत होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बर्नौली के प्रमेय पर बहुत सारी चीजें आधारित होती हैं, ध्यान में रखना है आपको। बहुत सारी चीजें आधारित होंगी कि क्या क्या आधारित होगा। तो बच्चे गेंद हम फेंकते हैं, गेंद का स्पिनिंग मूवमेंट, ठीक है, तेज तूफान में छप्पर का उड़ जाना, ये सब बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे आपको पता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस, ठीक है, लैम्डा होता है बच्चे। क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा होगा बच्चे। क्या होगा, तो लैम्डा का मान, ठीक है, लैम्डा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्रुव पर, ठीक है। और अगर लैम्डा का मान 0 डिग्री होगा तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण गुरुत्वीय त्वरण जो है विषुवत रेखा पर कम हो जाता है बच्चे। क्या होगा, कम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्या मैं कह रहा हूं कि यदि ठीक है आपको ध्रुव पर बात करें, हम पोल पर बात करें, तो पोल पर जी महत्तम होगा, क्योंकि जी डैश बराबर जी हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि cos 90 बराबर क्या होगा, 0, तो ओमेगा स्क्वायर आर कंप्लीटली 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम विषुवत रेखा पर बात करें तो जी का मान यहां पर, जी का मान यहां पर क्या होगा, न्यूनतम होगा बच्चे। क्यों होगा न्यूनतम, क्योंकि जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा यहां पर। तो क्या होगा, दोनों ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम, गलत बात है, दोनों ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम नहीं होगा, याद रखना बच्चे, दोनों ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम नहीं होगा। क्या होगा, तो कहां होगा जी का मान अधिकतम, तो बच्चे जी का मान भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ये गलत बात है। जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है, अधिकतम होता है, ये गलत बात है, आपको गलत बात है बच्चे। क्या हो जाएगा, तो जी का मान आपको भूमध्य रेखा पर अधिकतम होगा, ठीक है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, गलत बात हो गया। जी का मान यहां देखिए, जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर आपका आंसर होगा। जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, जबकि आपको अधिकतम कहां पर होगा, तो विषुवत रेखा पर होगा बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चे, यहां देख लीजिए, ठीक है, यहां देख लीजिए क्या है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, एक बीकर के जल, ध्यान दीजिए बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बीकर के जल में एक वस्तु बह रही है, कोई बात नहीं, यदि संपूर्ण निकाय गुरुत्व के अंतर्गत रहा तब तरल के द्वारा वस्तु पर उत्क्षेप। बच्चे आपको पता है कि यदि कोई वस्तु को हम द्रव में डालते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, यदि किसी वस्तु को हम कहां डालेंगे, द्रव में डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वस्तु को द्रव में डालेंगे तो क्या होगा, तो लंबवत वस्तु के ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और यदि वस्तु द्रव में तैर रहा है तो यह उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु के भार के बराबर होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, वस्तु में, ठीक है, वस्तु के पानी में डूबे हुए भाग के क्या, भार के क्या होगा, बराबर होगा। और वह उस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होगा वह, ठीक है, कोई प्रभाव उस पर अनुभव नहीं होगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बीकर के जल में एक वस्तु बह रही, कोई बात नहीं है, यदि संपूर्ण निकाय गुरुत्व के अंतर्गत, ठीक है, गमन कर रहा है तब तरल के द्वारा वस्तु पर उत्क्षेप क्या होगा बच्चे, ठीक है। तो जैसे ही उसके अंदर गमन करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर लगने वाला जो उत्क्षेप बल होगा वह भार के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये देखिए, वस्तु के पानी में डूबे हुए भाग के भार के बराबर होगा, ठीक है, जिसके कारण उत्क्षेप बल का मान वही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको, आगे बढ़ रहे हैं। कहां से आया फॉर्मूला बच्चे, तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जब किसी वस्तु को हम जल में डुबोते हैं तो वस्तु के भार में आभासी कमी, ठीक है, वस्तु के भार में आभासी कमी, भार में आभासी कमी क्या होगा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, विस्थापित द्रव का भार हो जाएगा, द्रव का भार हो जाएगा। इसीलिए यहां से आया आर्किमिडीज के सिद्धांत से द्रव का भार हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, ठीक है।
यहां देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकृति में पाया जाने वाला बल सबसे अधिक निर्बल कौन होता है। मैं बार बार बताता रहता हूं कि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमजोर बल है, जबकि ठीक है आपको गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल, जबकि नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है। याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह ठीक है किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण कर लगता है और यह क्षीण बल होता है बच्चे। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे निर्बल बल होगा, जबकि सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, उसके बाद आपको विद्युत अस्थैतिक बल, उसके बाद आपका ठीक है आपका क्या हो जाएगा तो बच्चे प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है इसके बाद हो जाएगा आपका ले लीजिए वीक फोर्स हो जाएगा और अंत में आ जाएगा कौन सा तो बच्चे ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे मजबूत बल कौन, नाभिकीय बल होता है। सबसे मजबूत बल कौन, नाभिकीय बल, जबकि सबसे कमजोरतम बल कौन होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहां देखिए मानव श्वास तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए अस्थायी स्थान देता है। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं बच्चे कि क्या होता है। ये देखिए ये वाला जो भाग है इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया कहेंगे। और ये जैसे ही अंदर प्रवेश करता है ये देखिए टूट गया, इसको बोलते हैं ठीक है ब्रोंची, ठीक है क्या बोलेंगे, ब्रोंची बोलेंगे। और ये ब्रांचेज में जब टूट जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंचियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल्स बोलते हैं, ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। और ये जब देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको एल्वियोली कहते हैं। याद रखिएगा कि यही एल्वियोली जो है वह क्या करता है तो रक्त में ऑक्सीजन को मिश्रित करने का काम करता है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का काम करता है। इसको बोलते हैं बेटा क्या बोलेंगे तो एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, एल्वियोली। क्या होगा, एल्वियोली आपका आंसर होगा। ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। फेफड़ों में वायु कोषों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये क्या करेगा तो मैंने बार बार आपको बताया है कि जैसे ही वायु कोष की अधिक संख्या पाई जाएगी तो ये क्या करता है तो रक्त में ऑक्सीजन को मिश्रित करेगा और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करेगा। तो गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र प्रदान करता है बच्चे। जितना ज्यादा क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन मिश्रित होगा। और यदि किसी कारण से आपको पैचेज पड़ जाएगा आपके फेफड़े में तो रक्त में ऑक्सीजन मिश्रित अच्छे तरीके से नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा एल्वियोली को फेफड़े की इकाई कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए एक औसत वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है। देखिए विश्राम अवस्था कर रहा है, जनरली आपको याद रखना चाहिए 15 से 18 बार व्यक्ति श्वसन करता है, लेकिन चूंकि विश्राम अवस्था है तो रिलैक्स में वो श्वसन करेगा तो 12 से 18 थोड़ा सा घट जाएगा बच्चे, 12 से 18 हो जाएगा। लेकिन यही अगर ठीक है अगर रहता बच्चे तो उसमें लगभग आपको 30 से 40-45 भी होता है बच्चे, ठीक है। ये बढ़ता रहता है, यानी बच्चों में यानी भ्रूणीय अवस्था में तो बहुत अधिक बार होता है, 150 बार होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नवजात बच्चे की बात करें तो धीरे धीरे घटता जाता है। और एक वयस्क मनुष्य में क्या होता है कि 12 से 18 रिलैक्स अवस्था में, लेकिन सामान्य अवस्था में 15 से क्या होता है 18 बार होगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देखिए कह रहा मनुष्य के वृक्क की मूल संरचना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। मूल संरचना जो होती है उस वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होगा। ध्यान में रखिएगा वो क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। और नेफ्रॉन जो है वो बना होता है किसका तो बोमेन्स कैप्सूल का बना होता है। उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है बच्चे, जबकि एल्वियोली आपके फेफड़े में होता है। तो वृक्क की जो आपको संरचनात्मक और मूल इकाई है वो नेफ्रॉन होगा। और नेफ्रॉन में ही आपको बोमेन्स कैप्सूल होता है जो क्या करता है तो रक्त को छानने का काम करता है। और ग्लोमेरुलस जो होता है वह ठीक है जल को ठीक है नियंत्रित करने का काम करेगा और मूत्र को बाहर वहीं से यूरेटर के माध्यम से मूत्र क्या होता है बाहर निकलता है बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यानी कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होगा, यूरोक्रोम के कारण मानव रक्त का पीला रंग होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। जबकि कोलेस्ट्रॉल जो है बच्चे ठीक है यह शरीर में अगर बढ़ जाता है तो उच्च रक्तचाप का मुख्य कारक होता है। जबकि बाइल पिगमेंट जो होता है ये क्या करता है, बाइल सार जो होता है यह ठीक है आपको वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मूत्र का जो पीला रंग होगा यूरोक्रोम के कारण होता है। जनरली यह इसका उत्पादन जो होता है वो क्या होगा तो जब रक्त आपको टूटता है तो यूरोक्रोम फिर बाहर निकलता है, यानी पित्त रस के कारण यह कार्य होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये यकृत के कारण मुख्य रूप से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है, क्या हमारा क्वेश्चन है देखते हैं बेटा, ठीक है। यहां देख लीजिए
तो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होता है बच्चे? तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये उत्सर्जित पदार्थ नहीं है, जबकि यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया सभी आपको उत्सर्जित पदार्थ में शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नंबर? सी नंबर बच्चे। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग लगातार इस सेशन को, ठीक है, देखिए। और जहां तक मैं बता रहा हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैं यहां पर आपको ये भी बता देता हूं कि ये देखिए, ठीक है, आपका ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल है, उससे जुड़िए आप लोग और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और बार बार इसको देखिए। यकीन मानिए इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है रिजल्ट देना। लगातार हम लोग रिजल्ट देने में लगे हुए हैं और आपकी सफलता सुनिश्चित करने में सभी गुरुजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए इस सेशन को बार बार लाइक कीजिए, मजा आएगा आपको। आगे भी हर शनिवार को आपसे जुड़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।